नवोदय जाके पता चला कि ब्रेकफास्ट नाम की एक चीज़ होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत फ्रीडम होती है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो कि आपके सोसाइटी नॉर्म्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका सराउंडिंग्स, आपका फैमिली इनकम डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर क्या है। अगर नवोदय मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद उस दिन मेरी चाइल्ड मैरिज हो जाती उसी टाइम पे। फेलियर को कभी निगेटिव नहीं लें, फेलियर को हमेशा पॉजिटिव लें और बहुत जल्दी उससे निकल के तुरंत अपने प्लान बी पे आ जाइए। मुझे नवोदय मिला, नवोदय को मैं मिली और नवोदय ने मुझे चाइल्ड मैरिज से सेव किया। यस, आप लोगों ने सही सुना। हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पा देवी, जवाहर नवोदय विद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश 2000 बैच पास आउट। इससे अपनी नवोदय की जर्नी को मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। नवोदय मेरी लाइफ में कैसे आया, नवोदय का इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में कैसे हुआ। मैं क्लास 4th में थी और मेरे स्कूल में नवोदय की बहुत बातें होती थी कि जैसे किसी गर्ल या बॉय का सिलेक्शन हो जाता था तो उसके लोअर क्लास में उसकी बातें होना, देखो भैया दीदी है ना, उनका नवोदय में सिलेक्शन हो गया, अरे वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगा यार पढ़ने में तो अच्छी थी मैं, बट मेरे अंदर और डेडिकेशन आ गया, अरे कुछ तो अच्छी चीज़ है जिसको पढ़ने से लोग बोलते थे जो पढ़ने में बहुत तेज होता है वो नवोदय जाता है। तो मेरे अंदर पढ़ने की एक और, जैसे कहते हैं ना, आग से एकदम लग जाना कि भाई अब तो और पढ़ना, क्योंकि अब ये टारगेट हो गया मेरा कि अगर ये लोगों ने बोला ये लिमिट है तो अब इसको क्रॉस करना है। मेरे लिए वो लिमिट हो गया कि भाई ऐसे कैसे वो चला गया और मतलब मुझे भी जाना है। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्लास 4th से ही मेरे ड्रीम में आ गया कि इसे कहते हैं ना कि भैया बस नवोदय जाना है। फिर जब नवोदय का फॉर्म भरने का टाइम आया, मैंने अपने पापा से बोला कि पापा नवोदय जैसी एक चीज़ होती है जहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है वे बच्चे वहीं हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पापा ने बड़े प्यार से मुझे समझा दिया कि नहीं, नवोदय में लड़कियां नहीं जाती हैं। क्योंकि वो किसी तरह चाहते थे कि मैं हॉस्टल ना जाऊं, तो फिर बड़े प्यार से उन्होंने समझा दिया। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, लड़कियां जाती तभी तो फॉर्म मुझे मिला है, आप बस साइन कर दीजिए। तो पापा ने सोचा चलो ठीक है साइन कर देते हैं, कौन सा सिलेक्शन होगा कौन सा ही जाएगी। और उन्होंने कर दिया, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो जो मैं क्लास 4th से सोच रही थी कि मुझे एक बैरियर क्रॉस करना है, कि जो एक चलता है ना कि वो पढ़ने में बहुत तेज था इसलिए नवोदय गया, मुझे उस लाइन में जाना था। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा पढ़ने का ऐसा था कि जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मैम थी मिसेस बीना श्रीवास्तव, वो मेरे साथ लग गई। मेरा डेडिकेशन देख के वो मेरे साथ लग गई। मेरा स्कूल खत्म होता था 1 बजे और फिर मैं घर जाती थी खाना खा के, फिर आके स्कूल में बैठ जाती थी। तो जब तक उनका 5 बजे तक वो स्कूल में रहती थी तब तक मैं उनके आगे पीछे रहती थी। जैसे उनका फ्री टाइम होता था वो मुझे पढ़ाती रहती थी। तो मेरे अंदर नवोदय जाने की इतनी। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट आया, किसी ने बताया मेरे पापा को कि पहले इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, तो किसी ऑफिस में जो लिस्ट लगी थी तो पापा देखने गए। अब पापा वहाँ से आए, पापा का एकदम रोना गाना शुरू, क्योंकि उनको लगा लड़की अब चली जाएगी। और इस तरह से नवोदय की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं नवोदय गई। नवोदय जाके मैंने देखा कि भाई यहाँ तो अलग ही दुनिया चल रही है। नवोदय जाके पता चला कि ब्रेकफास्ट नाम की एक चीज़ होती है। नवोदय में जो बच्चे हैं उनको खाने में बहुत कमियां नज़र आती होंगी कि ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहली बार नवोदय में ब्रेकफास्ट देखा होगा, और मैं उन लोगों में से थी कि भाई दूध भी मिलता है, हलवा भी मिलता है, ब्रेड एंड बटर भी मिलता है। मतलब आपको 3 आइटम से ब्रेकफास्ट में मिलता है। मेरा जो घर का रूटीन होता था उसमें सुबह उठी, चाय बन गया, चाय मिला या 1-2 बिस्किट मिल गए, वो ब्रेकफास्ट होता था। दोपहर में दाल चावल बना वो खा लिया और रात में डिनर हो गया। बट यहाँ तो भाई ब्रेकफास्ट था, फिर मिड मील में स्कूल में बिस्किट्स मिलते थे, फ्रूट्स मिलते थे, फिर लंच मिलता था। लंच भी प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ सब मिलता था। फिर शाम को स्नैक्स भी मिलता था हमें, और फिर प्रॉपर डिनर हमें मिलता था। तो नवोदय ने एक बैलेंस लाइफ दी कि पढ़ाई तो वहाँ का अच्छा था ही, और पढ़ाई के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी रूटीन दिया, हेल्दी फूड दिया, जो मुझे लगता है कि उसमें मेरे लिए अफोर्ड कर पाना इम्पॉसिबल था। जैसे मैंने बोला ना कि मैंने ब्रेकफास्ट टर्म ही पहली बार वहाँ जाके सुना कि ऐसा कुछ टर्म भी होता है। और जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम था वो मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था। सीबीएसई बोर्ड था। उस टाइप की पढ़ाई नवोदय जाए बिना सोच भी नहीं सकती थी कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना और इस तरह का सिलेबस देखना, और आपको इंग्लिश मीडियम में टीचर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम आपके लाइफ में आया, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश मीडियम मैं नहीं जानती थी। मैं पढ़ती थी अच्छे स्कूल में,
लेकिन इंग्लिश मीडियम टर्म नहीं जानते। लेकिन मतलब नवोदय में इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप पेरेंट्स से कुछ भी नहीं लिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें मिल रही है। एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छा क्वालिटी लाइफस्टाइल, एक अच्छा क्वालिटी फूड, ये आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फिर हम नवोदय में पढ़ना स्टार्ट किए, फिर धीरे 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 करके नवोदय से मैं पास आउट हुई। इस 7 साल की जर्नी में मैंने सीखा कि भाई आप कैसे अपना काम खुद कर सकते हो। आपके पेरेंट्स आसपास हो या ना हो, कपड़े धोना आपको खुद ही है, वॉशरूम आपको खुद ही क्लीन करना है, घर की सफाई आपको खुद करनी है। तो यू कैन सर्वाइव एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो आप सर्वाइव कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो जैसे सेल्फ डिपेंडेंट की जो फीलिंग होती है वो नवोदय ने 7 साल की जर्नी में मुझे सिखा दिया था। लेकिन जब नवोदय से निकलने के बाद ये मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ से आगे भी लोग निकलते हैं, यहाँ से आगे जाके भी कुछ लोग करते हैं। तो मुझे लगा भाई ये तो स्टार्ट था, अभी तो बहुत कुछ है करना लाइफ में। जब लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मैं अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ठीक है, बट मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी मैं अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया। हाँ, मैं फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थी। पापा की मेरी 4th क्लास जाती, बहुत अच्छी सैलरी नहीं थी उस समय। हम एक रेंट के घर में, बहुत छोटे से घर में रहते थे और फैमिली की इतनी पढ़ी लिखी, इतनी ओपन माइंडेड लड़की मैं पहली थी। घर में जो चल रहा है ना उससे हटके सोचती थी। इसी बीच मेरे रिलेटिव जो है क्लास 4th में ही जो है मेरी शादी का प्रेशर मेरे पेरेंट्स के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पापा मेरी चाइल्ड मैरिज नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जब आपके आसपास लोग उसी तरह की बातें करते तो आप उससे कब तक बच पाएंगे। बट ये तो था कि मेरे पापा मेरे सपोर्ट में थे, वो चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहते थे। उसी समय लगभग तय भी हो गई थी, लड़का फाइनल हो गया था, तय फिक्स भी हो गई थी। फिर इसी जो है जर्नी में नवोदय के एग्जाम में दे चुकी थी और मेरा रिजल्ट आ गया। तो दिस वाज द लाइक ए स्केप फॉर मी एंड फॉर माय फादर कि भाई बच गए, अब तो मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो उसमें भी पापा को ये सुनने में आया कि एज ए गर्ल चाइल्ड वो मुझे पाल नहीं सकते, इसलिए वो मुझे अनाथालय भेज रहे हैं। मेरे रिलेटिव्स ने ये बोला कि लड़की थी, उसको पाल नहीं सकते थे, तो इसलिए इन्होंने अनाथालय उसको भेज दिया। बट उन्हें नहीं पता था कि मेरे पापा ने मुझे कहाँ भेजा है। और इस तरह से मैं चाइल्ड मैरिज से सेव हुई। नवोदय का मेरी लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर नवोदय मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद उस मेरी चाइल्ड मैरिज हो जाती उसी टाइम पे, या किसी तरह चलो मैं बच जाती उसमें चाइल्ड मैरिज से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10th या 12th कर पाती मैं। आज शायद अपने इस मोहल्ले के किसी सिटी के किसी कोने में शायद मैं 2-4 बच्चों की अम्मा होती, और कहाँ होती शायद मुझे कोई जानता भी नहीं। मेरे 2-4 रिश्तेदारों के अलावा ना मेरा कोई नाम तक नहीं जानता। आज नवोदय की वजह से, नवोदय की इतनी बड़ी कम्युनिटी मुझे जानती है बाय माई फेस वैल्यू, व्हाट आई एम डूइंग टुडे एज अ डायरेक्टर ऑफ वर्च्यू बॉक्स, पीपल नोज मी। तो इतने सारे लोग मेरी फेस वैल्यू से मुझे जानते हैं। मेरे मोहल्ले वाले, मेरे सिटी वाले, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल, सब मुझे मेरी आइडेंटिटी से मुझे जानते हैं। तो नवोदय ने मुझे आइडेंटिटी दी, द पर्सन हु आई एम टुडे, पुष्पा देवी। तो पुष्पा देवी जो आप लोग के सामने खड़ी है ना, ये नवोदय ने बनाया मुझे। बचपन से ही मुझे बड़ा वैसा था कि ब्रेक द रूल वाला। तो मेरे सराउंडिंग के लोग मुझे कहते थे ना कि मैथ्स लड़कियों के लिए नहीं है, तो लड़कियों को मैथ्स नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे से सीनियर बैच की जितनी सीनियर दीदी थी, हर बैच में एक ही लड़की मैथ्स होती थी, जो भी उनका करियर रहा। बट मुझे एक्चुअली जब मेरा मैथ्स लेने का टर्न आया क्लास 11th में, तो मुझे फ्रेंड्स ने, कुछ टीचर्स ने भी मुझे बोला कि अब मत लो, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए मैथ्स पढ़ना, क्योंकि तुम क्लास में अकेले रहोगी मैथ्स में। और एज हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा को-एड है, बट एक्चुअली को-एड जैसा माहौल नहीं है कि लड़के लड़कियां ना आपस में बात नहीं करते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब कोई डिस्कशन नहीं हो सकता आप किसी से बात में। तो टीचर इज द ओनली कि आपको हो जाएगा। तो जो हमारे उस समय के मैथ्स के सर थे, मिस्टर यज्ञनाथ मिश्रा सर, तो उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। और मेरी जो उस समय हाउस वार्डन थी मिसेस गीता अग्रवाल मैम, तो उन्होंने बोला नहीं पुष्पा लो, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारा अगर मन है तो तुम लो, बाकी देखा जाएगा, कोई तरीका निकाल लेंगे।
तो वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मतलब पूरा साइंस स्ट्रीम ही लेने में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरी हाउस वार्डन थी मिसेस गीता अग्रवाल। तो उनके सपोर्ट से, और जो मैथ्स के सर आए एकनाथ मिश्रा सर, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, पढ़ लेंगे। तो वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देते थे। कोई अगर जैसे क्वेश्चन सॉल्व की बुक आती थी तो स्पेशली वो इंश्योर करते थे कि वो मतलब बुकलेट मुझे मिले और मैं उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। तो शायद अगर मैं वो बैरियर मान के रुक जाती वहीं पे कि मैथ्स ना लेती तो शायद फिर मैं आज जो हूँ वो नहीं होती, क्योंकि वो मुझे मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता था। और मैथ्स पर जो मेरी जर्नी रही है ना, वहीं से रही, उसी की वजह से रही है जो भी है। और नवोदय से मैंने 12th तो कर लिया भाई, वहाँ तो सब कुछ फ्री था, आराम से पढ़ लिया कि कोई कोचिंग फीस नहीं, कोई ट्यूशन फीस नहीं, कोई दौड़ना नहीं, कोई भागने में, अच्छे टीचर हैं, मैंने पढ़ाई वढ़ाई कर ली। चैलेंज तो नवोदय से निकलने के बाद मिला कि भाई अब क्या करेंगे, या तो उसी सिटी में रह के कुछ बीएससी या कुछ बीए टाइप करके वहीं पे सेटल हो जाऊं, और या तो फिर अगेन जो कहते हैं ना, मुझे चैलेंज लेने का कीड़ा था। तो भाई दिमाग में पता नहीं, एक ऐसे पड़ोस की एक आंटी थी, तो उन्होंने कहा अब क्या है, अब तो यहीं आके पढ़ोगी, 9 दिन पढ़ ली, अब तो यहीं पे रहना है। तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया, नहीं नहीं, हम गोंडा में नहीं रहेंगे, मैं यहाँ जाके पढ़ूंगी। तो बोले वहाँ जाके कैसे पढ़ोगी? तो मैंने कहा पता नहीं, बट यहाँ रह के नहीं पढ़ना मुझे। तो मैंने उनको बोल तो दिया था, लेकिन दिमाग में तो चल रहा था भाई करेंगे कैसे। तो पापा ने मेरे लिए कुछ प्लानिंग कर रखी थी, ये मुझे नहीं पता थी। पापा को भी जैसे आफ्टर 12th साइंस की स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मेरे पापा को भी आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब आपने चूज कर लिया है एक पाथ, तो डेस्टिनी भी आपके साथ हो जाती है और आपको बीच बीच में आपको हेल्प करती जाती है कि उसमें कोई रुकावट ना है। तो उसी समय मेरे पापा की जो पोस्टिंग थी, एक जस्ट थे, उनके यहाँ पोस्टिंग हुई। उनका जो लड़का था वो भी क्लास 12th कर रहा था, तो मैं भी 12th में थी सीबीएसई बोर्ड से नवोदय में, और उनका लड़का भी क्लास 12th में था। तो पापा बहुत ही क्लोजली उसको मॉनिटर करते थे कि भाई ये कर क्या रहे हैं। और तो पापा ने देखा कि वो तो बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उस समय आईटी की प्रिपरेशन, these आइटम मुझे नहीं पता थे, आईटी की प्रिपरेशन, एमएनआरसी की प्रिपरेशन और रुड़की एग्जाम और ये सब। उस समय हमारे टाइम पे रुड़की, आईटी रुड़की का अलग से एग्जाम होता था। तो पापा ने क्या किया, पापा ने अपने सर से बात करके कि सर ये भैया जो जो फॉर्म भरते हैं ना, मेरी लड़की के लिए भी सेम फॉर्म भरा दीजिए। अब मेरे सारे फॉर्म पापा वहाँ से भर दिए। अब फिर पापा मुझे नवोदय लेने आए कि ये एग्जाम है तुम्हारा, और मुझे एग्जाम का कोई आइडिया नहीं। मैं यहाँ इस टेंशन में हूँ कि मैं आगे जाके क्या करूंगी, और मेरे पापा वहाँ मेरी अलग ही प्लानिंग में लगे हुए हैं। बट पापा ने क्योंकि फॉर्म भरा दिया तो मैं एग्जाम देने चली गई उनके साथ। फिर ये हुआ कि भाई अभी मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है इन सब एग्जाम के लिए, तो भाई कोचिंग करनी पड़ेगी मुझे। और कोचिंग करने के लिए जरूरत होती पैसे की, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और बड़ी मुश्किल से। तो जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनी आपकी हेल्प करती है जो आप चाहते हो। तो उन्हीं जज साहब ने पापा की हेल्प किया फाइनेंशियली, मुझे एक कोचिंग में एडमिशन करवाया। पापा को बहुत ही मिनिमम अमाउंट लगा, और कोचिंग वालों ने भी मेरी कंडीशन समझी, और बहुत ही कम फीस में मेरा एडमिशन जो है कोचिंग में हो गया। और कोचिंग वाले ना सिर्फ फाइनेंशियली, मुझे मेंटली भी सपोर्ट करते थे कि मैं वहाँ सेफ रहूँ। उनको पता था कि मेरे फादर वहाँ रेगुलरली विजिट नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो इंश्योर करते थे कि उनके ऑफिस का कोई है जो मेरी हॉस्टल पे ध्यान रखेगा। ये तो वो पूरा सपोर्ट सिस्टम मुझे वहाँ से मिल गया। तो वो इस तरह से मुझे कोचिंग में तो एडमिशन मिल गया। बट भाई मंथली आप क्या करोगे, मंथली आपका खर्चा कैसे चलेगा? अब वो एक ही उसका सोर्स था, मेरे पापा की सैलरी। और मेरे पापा की सैलरी इतनी थी जिसमें सिर्फ मेरे घर का खर्चा चल सकता था, उसमें से एक्स्ट्रा निकाल के मुझे मंथली देना बहुत चैलेंजिंग था। तो मुझे याद है कुछ 1000 रुपीज़ उसमें से पापा मम्मी सेव करते थे, और मेरे लिए लखनऊ मम्मी मेरी लेके आती थी, और उसमें मम्मी का आना जाना भी, और प्लस मुझे 1000 रुपीज़ देना, जिसमें से मैं 850 रुपीज़ अपना हॉस्टल का खर्चा देती थी। 150 रुपीज़ मुझे जो मेरे बचते थे, उसमें मुझे पूरे महीने का खर्चा, पेन, कॉपी, पेंसिल, या कभी हफ्ते में एक दिन पीसीओ पे फ़ोन करना, वो मेरा उसी से चलता था। तो इस तरह से करके मैंने लखनऊ में रह के अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी की। और कुछ हेल्थ कंडीशन मेरी ऐसी हो गई थी तो मेरा IIT नहीं निकला। और बट ये था कि बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर
क्योंकि उस समय की सोसाइटी ऐसी थी कि अगर कोई लड़की घर से पढ़ने चली गई हो तो आपके पेरेंट्स के ऊपर वो प्रेशर बनाते हैं, बेकार में भेज दिया लड़की को, क्यों भेज दिया। तो मेरा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो रिजल्ट आना बाकी था, तो ऐसा लगता था मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा इंतजार ना उनको था, सिलेक्शन ना होने वाला इंतजार। लेकिन गॉड वॉज वेरी ग्रेट टू मी और मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे बहुत ही अच्छे कॉलेज, राममूर्ति कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला और मैंने वहाँ से फर्स्ट क्लास बीटेक किया। फिर मुझे जॉब मिली, मैंने TCS में जॉब किया और भी 1-2 MNCs में काम किया और बहुत अच्छे से काम किया और आज की डेट में मेरी अपनी खुद की कंपनी है। नवोदय की गर्ल्स को लेके जो मेरा अब तक का ऑब्जर्वेशन है, जैसे मेरे पास पहले जो लड़कियां नवोदय से निकली या बाद में जो निकली, जो लड़कियां 12th के बाद जब निकलती है ना, तो जो वर्किंग रेशियो है लड़कियों का मेरे बैच का बहुत अच्छा है। 2000 पास आउट की जो गर्ल्स हैं, आई वुड से 90% आर वर्किंग, सबके सब जॉब कर रही हैं। 1-2 जो नहीं कर रही, उनका पर्सनल चॉइस था, उन्होंने नहीं किया, अदरवाइज सारी लड़कियां जॉब करती हैं। ये मेरे लिए बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, गर्व वाली बात होती है। मैं इसको कहीं भी बहुत ही गर्व से बोलती हूँ कि मेरी बैच की सारी लड़कियां वर्किंग हैं। और बट शायद मैं ये सारे बैच के लिए नहीं कह सकती हूँ। मुझे मिलना अच्छा लगता है नवोदय वालों से, मैं बहुत कोई भी मीट नहीं छोड़ती हूँ, सबसे मिलती रहती हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दोज पीपल, तो ये एक थ्योरी बन गई है मेरे पास कि अभी भी नवोदय की लड़कियां 12th तक तो पहुंच गई, जिनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल गई, लेकिन 12th के बाद भी अभी शायद जहां उनको होना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही हैं। मुझे लगता है वो डेटा और अच्छा हो सकता है। इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सोचने वाली बात है कि क्यों लड़कियां काम पे नहीं हैं, क्यों लड़कियां वर्किंग प्लेस पे नवोदय की नहीं हैं, जबकि इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी कहाँ क्यों पीछे हट जा रही हैं। क्या पेरेंट्स उसकी वजह है या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या वजह क्या है? अगर पेरेंट्स उसकी वजह है तो मैं उन सारी लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसके बारे में उनको समझाओ। जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा को स्पेशली उनके डिपार्टमेंट में बोला गया था, क्योंकि पापा ने लोन के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई एजुकेशन लोन से हुई है। तो जब लोन अप्रूवल के लिए पापा परमिशन लेने गए थे तो बोला था तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतना पैसा तो उसकी शादी में लगा देते, कहाँ तुम ये पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पापा ने कहा नहीं, देखा जाएगा, जब उसकी जॉब लग जाएगी शादी का देखा जाएगा, अभी मैंने सोचा नहीं। तो मेरे पापा ने मेरी शादी की प्लानिंग नहीं की, कभी नहीं सोचा कि मेरी शादी कैसे होगी, कितना डाउरी होगा, क्या होगा, उन्होंने प्लानिंग की ही नहीं। उन्होंने बस एक ही चीज़ की प्लानिंग की कि भाई मेरी एजुकेशन पूरी हो जाए, मैं कहीं सेटल हो जाऊं, मेरी जॉब लग जाए। तो अपने पेरेंट्स के साथ ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखो, अपनी बात उनके सामने रखो कि हाँ मुझे ये करना है, और वो मानेंगे, 100% मानेंगे। यार 2000 में मेरे पापा मम्मी मान गए थे, तो आज की डेट में क्या मुश्किल है ये मनाना? बहुत आसान है ये करना। अपने भाई से बात करो, तुम्हें लगता है जो तुम्हारे पेरेंट्स को समझा सकता है उससे बात करो तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि बीइंग ए गर्ल काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करने के तो लोग मेरे पास ना ये भी जस्टिफिकेशन लेके आए, तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा कमाता है, क्या करोगी पैसे कमा के? हाँ ठीक है भाई, हस्बैंड बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हम अलग अलग माइंडसेट के लोगों से मिलते हैं, हमारी जो थिंकिंग है ना वो हमारी मैच्योर होती है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इम्प्रूव होती है। और डिसीजन मेकिंग जब आप कमाते हो ना तो आपका डिसीजन मैटर करता है आपके फैमिली के डिसीजन में। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, डिसीजन वही लेता है ना जो सबसे ज़्यादा कमाता है, और जब आप उस कमाई का पार्ट बनोगे ना, उस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पार्ट बनोगे ना, तब आपका डिसीजन मायने रखेगा। आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके घर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो बेटर है हाउ टू अर्न, चाहे वो सरकारी नौकरी हो सकती है, चाहे अपना घर का कुछ काम करने से हो सकता है, चाहे खुद की कंपनी खोलने से हो सकता है, चाहे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से ही हो सकता है, बट अर्न समथिंग, गेट सम मनी फॉर योरसेल्फ सो दैट यू कैन से दिस इज माय मनी। एंड कोशिश करें अपने लिए खुद का घर खरीदने की। जैसे कि बहुत बड़ी कंप्लेन होती है ना, लड़कियों का घर ही नहीं होता है,
कि आज शादी जब तक नहीं हुई है तब तक हम पेरेंट्स के घर में हैं, शादी होगी तो हम हस्बैंड के घर में हैं। बेटर है अपने लिए घर खरीदो ना, कोई तुम्हें कहेगा नहीं किसका घर है। तो भाई कमाओ, अच्छे से कमाओ, अपने लिए घर खरीदो, अपने लिए वो सारी चीजें खरीदो जो तुम्हें अपने लिए चाहिए। क्यों दूसरे पे डिपेंडेंट है ना भाई कि मतलब वो मेरे लिए शादी हो जाएगी तो मेरा हस्बैंड मेरे लिए लाएगा या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खरीद के देगा। क्यों, खुद खरीदने की सोचो ना। लाइफ में और भी चीजें करने के लिए हैं। अपने शौक अपने पैसे से पूरे करो। शौक हमेशा अपने पैसे से पूरे होते हैं। हस्बैंड और पेरेंट्स के पैसे से ना शौक में नहीं पूरे होते हैं, उसमें से हम मन मार के ही रहते हैं, चाहे वो कितना भी दे दें। तो मैं सारी लड़कियों से कहूंगी कि कमाओ यार, 1000 रुपए ही कमाओ, 2000 कमाओ, कैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, घर से निकलो, कुछ करो, लेकिन कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर ये क्वेश्चन आएगा कि भाई हम कमा लेंगे, बाद में बच्चे होंगे, फिर हमारा कमाना रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको तरीका ढूंढना होता है कि ये हमारी जर्नी कैसे रुके ना। मेरे पास 2 बच्चे हैं आज की डेट में, ठीक है, और मैं उन दोनों बच्चों को मैनेज करती हूँ और अपना घर मैनेज करती हूँ, अपना ऑफिस मैनेज करती हूँ। मेरा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं अकेले मैनेज नहीं करती हूँ, मैंने उनको भी सिखाया है कि उनको भी मैनेज करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि अर्निंग इज नॉट ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पैसा आएगा तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। मुझे याद है मेरी जब सेकेंड डॉटर हुई थी तो मैंने अपने बच्चों को ऑप्शन दिया कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं घर में ब्रेक ले सकती हूँ, कि तुम लोग को अच्छा टाइम दूंगी, ये करूंगी। तो मेरी डॉटर ने कहा आपको लगता है कि आप घर पे रह सकते हो? पॉसिबल ही नहीं मम्मा, आप ऑफिस जाती हुई अच्छी लगती हो, घर हम लोग देख लेंगे, आप ऑफिस जाओ, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, तब आपकी फैमिली भी आपके लिए स्टैंड लेती है और आपके लिए खड़ी होती है, आपको उस चीज में सपोर्ट करने के लिए। आज मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ तो उसका रीजन मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी दोनों डॉटर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, तो इसलिए मैं कर पा रही हूँ। बट ये मैंने उनका ट्रस्ट जीता है, मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि आई एम हैप्पी व्हेन आई एम वर्किंग। तो उनको पता है कि मैं हैप्पी हूँ तब हूँ जब मैं वर्किंग हूँ। तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए गर्ल्स काम करो अपने लिए, जैसे कहते हैं ना प्रियंका चोपड़ा ने कहा, गेट योर ओन डायमंड, डोंट वेट फॉर समवन। मैं अपनी बात करूं और मेरी माँ की बात ना हो तो मेरी स्टोरी अधूरी है। मेरे अंदर ये जोश, ये कहते हैं ना, ये एम्पावरमेंट आई कहाँ से? वो आई मेरी मम्मी से। कैसे? मेरी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, और बट मेरी जो लास्ट मेमोरी जो बचपन की कहते हैं ना, जो मुझे याद है, उनको काम करते हुए मैंने देखा है। मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब वो कोई जॉब ऐसे नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पैसे कमाने का एक हर वो तरीका ढूंढा जिससे वो पापा को सपोर्ट कर सकती। चाहे वो स्वेटर बुनना हो, चाहे वो कपड़े सिलना हो, चाहे किसी के घर में जाके हाउस हेल्प का काम करना हो, तो उन्होंने किसी के शादी ब्याह में जाके काम करना हो, चाहे खेत की कटाई करनी हो, तो वो सारे काम उन्होंने किए, मैंने देखे अपनी आंखों से। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो जो कहते हैं ना, मेरे अंदर जो ये फीलिंग है कि काम करना है, पैसे कमाने हैं, इंडिपेंडेंट होना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, ये मेरी माँ से मेरे अंदर आया है, क्योंकि मैंने बचपन से ही उनको काम करते देखा है। कि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो काम नहीं करूँ। हमेशा काम करती थी, मतलब कभी किसी की रजाई सिल रही है, कभी किसी के बच्चे के स्वेटर बना रही हैं, कभी किसी के घर जाके गेहूँ साफ कर रही हैं। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जो अपने लेवल पर जो कर सकती थी पापा को सपोर्ट करने के लिए, वो उन्होंने किया। तो हाँ, मेरी मम्मी मेरे रोल मॉडल हैं। अगर किसी को रोल मॉडल का मैं दर्जा अपनी लाइफ में दूंगी तो वो मैं अपनी मम्मी को दूंगी। नवोदय के बच्चे जो अभी नवोदय में हैं, उनके लिए मेरा मैसेज होगा कि आपके पास अभी बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। हम लोग के टाइम पे शायद मैं कहूँगी थे रिसोर्सेज जो हमें बेस्ट, उस टाइम के लिए बेस्ट थे। बट जैसे अभी रिसेंटली एलुमनी मीट के दौरान मैंने अपना स्कूल विजिट किया, या और भी नवोदय मैंने विजिट किए हैं ऐसे ही, तो मैंने देखा अब रिसोर्सेज बेटर हो गए हैं, पहले से बहुत बेटर हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया है, जैसे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं, स्कूल में इंटरनेट लग गया है,
और एमपी हॉल वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब स्कूल जाके देख के ना बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि ऐसे लगता था बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, तो कहीं वो सरकारी स्कूल वाला, हो सकता है बचपन में अच्छा लगता हो, अभी कहीं सरकारी स्कूल वाला टाइप फीलिंग तो नहीं आएगी। नहीं, मुझे इस बार भी नवोदय जाके ना अपनी सिल्वर जुबली मीट में जाके मुझे लगा यार मैं वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल से पढ़ी हूँ। बेस्ट मतलब क्या बिल्डिंग लग रही थी भाई, प्राइवेट स्कूल वाले भी ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके पढ़ाई करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार अपने पता करना कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाई करने का खर्चा कितना आता है, और फिर देखना क्या तुम्हारे पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो बेस्ट रिसोर्स आपको वहाँ मिल रहा है उसको यूज़ करो। डोंट फोकस कि ये नहीं है, वो नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये बैच अच्छा है, वो सीनियर लड़ाई, ये मत सोचो। सिर्फ फोकस करो तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारे बिना वो रह रहे हैं ना, तो ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रहे हैं, कि किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे के बिना रहना ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ये मैंने अब जाना है क्योंकि मेरे 2 अपने खुद के बच्चे हैं, कि एक रात के लिए भी दूर होते हैं ना, कि मेरी बेटी कहीं ट्रिप पे चली जाती है तो नींद नहीं आती है। अब लगता है यार मेरे पेरेंट्स ने कैसे भेज दिया होगा। तो आप लोग के पेरेंट्स ने भी आप लोग को भेजा है, वो शायद सो नहीं पा रहे होंगे चैन से। अगर आप लोग यहाँ पे डिसिप्लिन में रहोगे, आप लोग पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तो वो पीसफुल रहेंगे। अगर आपके स्कूल का कुछ माहौल गड़बड़ होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, तो उनको सबसे पहले टेंशन होगी। जिसलिए आप वहाँ पे आए हो उस पर फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, एक दूसरे से हेल्प लेके पढ़ो, जो जिस टॉपिक में अच्छा है उसकी हेल्प लेके पढ़ाई करो, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो, और एक सीनियर जूनियर की जो बॉन्डिंग है ना उसको मेंटेन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप जब स्कूल से निकलेंगे ना, आपको ये बॉन्डिंग ही काम आएगी। आपकी नवोदय की जो जर्नी है ना, जो 7 साल आप वहाँ पे रह रहे हो, ये वहीं पे ख़त्म नहीं होती है, वो तो जस्ट शुरुआत है। और आप जो रिलेशन वहाँ पे बनाओगे ना, दोस्त का, सीनियर का, जूनियर का, टीचर्स का, ये स्कूल के बाहर आपको बहुत काम आने वाला है। तो आप स्कूल में रहते ना बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाओ, ताकि जब स्कूल से निकलो ना एक दूसरे को फेस कर सको। आपको पता है अभी हमारा जो एलुमनी का नेटवर्क है, आई थिंक वर्ल्ड का बिगेस्ट एलुमनी नेटवर्क है। आपको अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट कराने के लिए ना कहीं और हेल्प नहीं मिलेगी, आपको एलुमनी से हेल्प मिलेगी। हर हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर नवोदय का बैठा हुआ है आपके पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए। हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई बैठा हुआ आपकी हेल्प करने के लिए, और बहुत प्यार से लोग हेल्प करते हैं। बट वो हेल्प आपको तब मिलेगी जब आपने स्कूल में वही पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा होगा। वही सीनियर आपके बाहर निकलेंगे, वही जूनियर बाहर निकलेंगे, तो वो रिलेशनशिप आपका इतना अच्छा होना चाहिए। भाई मुझे अभी का तो नहीं पता, बट मुझे पता है वही रिलेशनशिप है जो आज एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तरह हम कनेक्टेड हैं। कहीं भी मिलते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी से भी मिलते हैं, वो भैया और दीदी वाली फीलिंग आज भी है। उसी रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं और आज भी हम मिलके बहुत खुश होते हैं। तो उस रिलेशनशिप पे काम करो। डोंट फोकस कि ये नहीं अच्छा है स्कूल का, वो नहीं अच्छा है, आज ये ही चल रहा है, आज वो नहीं चल रहा है। मेरे टाइम का पता है, बिना लाइट के रह सकते हो? मेरे टाइम पे नवोदय विद्यालय में 1 साल के लिए लाइट ही नहीं थी। हमने देखा ही नहीं कि भाई जो फैन है ना घूमता कैसे 1 साल तक। मतलब ट्रांसफार्मर उड़ गया था, कुछ फंड का इशू था, जो भी रहा हो, बट हमारा फोकस तो था ही नहीं कि भाई स्कूल में ये नहीं लग रहा है, चलो ये कर लो, धरने बैठ जाओ। हमारा दिमाग उधर नहीं गया। भाई हमें पता था कि पढ़ना है, तो हमें केरोसिन ऑयल मिलता था, वो जो लैंप होता था वो हमें मिलता था डेली शाम को, हम वही उसमें डालते थे, हम अपना चुपचाप पढ़ाई करते थे। हमारा फोकस ये नहीं गया कि ये क्यों नहीं है, हमारा फोकस इस पे था कि भाई पढ़ाई करनी है। बाकी ट्रांसफार्मर तो लग गया था। जिस दिन ट्रांसफार्मर लगा था उस दिन तो ऐसे लगा था स्कूल में मेरे दिवाली थी, सब इतना शोर मचा रहे थे, इतना हम लोग एंजॉय किए उस मोमेंट को। आज उस मोमेंट को हम ऐसे याद कर रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर लगा था, लाइट आई थी तो एकदम रोशनी हुई थी, एकदम दिवाली वाला माहौल था। इस मोमेंट्स को ऐसे एंजॉय करने के लिए उस पॉजिटिव माहौल को बना के रखो, ताकि जब नवोदय से बाहर निकलो ना, तो जो नवोदय की कमियां है ना वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव मेमोरी बन के निकले, ना कि नेगेटिव मेमोरी बन के निकले। नवोदय में ट्रांसफार्मर ना होना मेरे लिए नेगेटिव मेमोरी नहीं है, मेरे लिए पॉजिटिव मेमोरी है। वी एंजॉयड दैट मोमेंट। सो बी यूनाइटेड, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी टुगेदर।
तो मैं लड़कियों को बोलूँगी कि एटलीस्ट एक बार एंटरप्रेन्योरशिप एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, अपना खुद का बिजनेस। क्योंकि खुद का बिजनेस आपको फ्रीडम देता है आपका टाइम मैनेजमेंट करने का, और आपके पास चॉइस होती है कि आपको सुबह काम करना है कि शाम को काम करना है। आपकी फैमिली को बैलेंस करने का आपको मौका देती है। आपको छुट्टी पे कब जाना है या आपके ऑफिस का काम डिसाइड नहीं करता, आप डिसाइड करोगे कि हम ठीक है अभी छुट्टी पे चले जाते हैं, कुछ दिन बाद आके अपना काम कर लेंगे, या आप अपनी टीम को अलाइन करके जाते हो कि हमारा काम हो रहा है। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत फ्रीडम होती है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो। जॉब में एक्चुअली ठीक है आप जॉब कर रहे हो, अच्छी अर्निंग कर रहे हो, बट आपका अगर थोड़ा भी पैशन है कि मुझे खुद का कुछ करना है तो ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक है फेल ही तो होगा, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई जरूर करना चाहिए। जॉब का तो ऑप्शन हमेशा ही है। यहाँ पे मैं फेलियर की बात जरूर करना चाहूँगी। लोग ना फेल होने से बहुत डरते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा अच्छा रहा कि अर्निंग कर ली, जॉब लग गई, कंपनी की डायरेक्टर हूँ, अच्छी अर्निंग है, ये वो। मैंने यूपीएससी की तैयारी की 4 साल, मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुई। उस समय था कि बहुत ही पैशनेट, मैंने बहुत टाइम दिया। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसमें, कि मुझे उसमें नहीं पता था कि घर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बच्चे खाना क्या खा रहे हैं, कौन घर में आया कौन गया। मैं दोस्तों से नहीं मिलती थी, मैं किसी रिलेटिव की शादी में नहीं जाती थी। जिसे कहते हैं ना लाइफ एकदम कट ऑफ से हो जाती है। इतना टाइम और एफर्ट देने के बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो आप एक डिप्रेशन जोन में चले जाते हो। आपको उस जोन से बहुत जल्दी बाहर निकलना होगा। टारगेट मेरा था कि मुझे करना है, बट मैं उसे अपने आप को बहुत जल्दी बाहर निकल के, एकदम नहीं कि मेरा जब तक नहीं होगा तब तक मैं लगी रहूँगी। मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं भाई इतना ही दे सकती थी मैं, क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली भी है। तो मैंने काम करना शुरू किया, और ठीक है नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, बट मैंने उसे लर्निंग लिया। यूपीएससी की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे समझ सकते हो, सोसाइटी का देखने का एक नज़रिया सिखाया। सोसाइटी की हर एक छोटी ही प्रॉब्लम्स को देखने का मेरा तरीका बदल गया। इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहले एक सिंगल डायरेक्शन में सोच होती थी, बट यूपीएससी की तैयारी करने के बाद एक मल्टीपल डायरेक्शन में सोच होगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम भी हो सकती है जिस वजह से प्रॉब्लम अगर हो रही है। तो ठीक है मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, बट यूपीएससी की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फेलियर को कभी निगेटिव नहीं लें, फेलियर को हमेशा पॉजिटिव लें, और बहुत जल्दी उससे निकल के तुरंत अपने प्लान बी पे आ जाइए। तो मेरे पास प्लान बी हमेशा रेडी था, तो मैं अपने प्लान बी पे, ठीक है मुझे स्विच करने में बहुत टाइम लगा, मतलब ये नहीं कहूँगी इट वॉज वेरी क्विक कि चलो ठीक है यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुरंत प्लान बी में चले जाते हैं। क्योंकि जब अपने लाइफ के अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम अपने वहाँ दिए हैं तो बहुत टाइम लगता है उसको स्विच करने में, मुझे लगा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और लास्ट में बस मैं यही कहूँगी कि आपके सोसाइटी नॉर्म्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका सराउंडिंग्स, आपका फैमिली इनकम, आपका एरिया डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर क्या है। दिस इज़ यू एंड ओनली यू हु कैन डिसाइड कि आपको क्या बनना है और आगे क्या करना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको रोकने के लिए होती हैं। जो आप खुद नहीं कर पाते हो तो आप ये सारे बहाने लगाने शुरू करते, मेरे पापा रेडी नहीं है, मम्मी रेडी नहीं है, ये नहीं रेडी, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होती है, आपको इस बैरियर से निकल के आके आपको एज ए इंडिविजुअल शाइन करना है, इन सारे बैरियर को तोड़ के। जो भी हमारी सोसाइटी नॉर्म्स हैं होता है, सबके लिए होता है, बट हमें उसे बाहर निकल के एज ए इंडिविजुअल हमें शाइन करना होता है। नवोदय स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नवोदय विद्यालय से पास आउट किए हुए लोग अपनी जर्नी आके शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर लिया तभी आप आ सकते हैं। आपको लगता है कि अगर आपकी जर्नी दूसरे को इंस्पायर कर सकती है, चाहे वो नवोदय का हो या ना हो, नवोदय के लोग तो इंस्पायर होते ही होते हैं, बट अब बाकी लोग भी इंस्पायर आपकी जर्नी से कहीं ना कहीं होते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि कोई आईएएस हो, पीसीएस हो या किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तभी आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है, बट ये प्लेटफॉर्म सबको इक्वल मौका देता है अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने का। क्यों? क्योंकि ये चैनल एक माध्यम है ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके, दूसरों की ज़िंदगी में शायद थोड़ा सा चेंज हो, एक मोटिवेशन आए कि लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएँ। तो ये चैनल उन लोगों को हेल्प करता है, नवोदय के लोगों को तो हेल्प करता ही करता है, बाकी लोगों को भी हेल्प करता है। तो नवोदय टॉक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो भी नवोदय के लोग हैं प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे आइए,
क्योंकि नवोदय के और भी बच्चे हैं जिनको लाइफ में डायरेक्शन चाहिए, और ये एक प्लेटफॉर्म है जो उन बच्चों को डायरेक्शन लेने में हेल्प कर सकता है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।